प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर डी.के. चारण आज आपसे आपका एमए फाइनल में जो 8वां पेपर है उसके बारे में चर्चा करूंगा। आपको ध्यान रहे, मैं आपको छठा जो पेपर है आधुनिक भारत का इतिहास 1740 से 1857 तक, उस पर भी मैं आपको अध्ययन सामग्री भेज रहा हूँ, अपने ऑडियो वीडियो भेज रहा हूँ। और साथ ही साथ 8वां पेपर भी मेरे पास है और 8वें पेपर से संबंधित जो अध्ययन सामग्री है, ऑडियो वीडियो, वो मैं आप तक भेजूँगा। 8वां पेपर का जो समय है, आधुनिक पेपर का नाम तो आधुनिक भारत का इतिहास है, लेकिन इसका जो समय है 1919 से 1950 तक है। यानी कि ये काल महात्मा गांधी जी का काल है। ये इस समय में हम अधिकांश जो हमारा अध्ययन है वो गांधी जी के इर्द गिर्द रहेगा। महात्मा गांधी का राजनीति में आगमन आधुनिक भारतीय इतिहास की एक युग निर्माणकारी घटना थी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को उनका सर्वोच्च योगदान उनके स्वयं का व्यक्तित्व था। उनके जीवन की सादगी, भावों की गंभीरता, दृढ़ निश्चय, देश के प्रति अपूर्व श्रद्धा, ईश्वर एवं मूलभूत भावनाओं में गहन आस्था, तर्कसंगत बुद्धि, इन सब से बढ़कर उनकी परम भारतीयता, ये सब हमारे राष्ट्र की संपत्ति थी। उनका जनसाधारण पर जो प्रभाव था उसकी तुलना में उनके पूर्वकालीन नेताओं का प्रभाव केवल दल तक या दलीय तंत्र तक ही सीमित था। वो केवल अंग्रेज़ों को अपने प्रार्थना पत्र देते थे और एप्लीकेशन पे लिख के अपनी मांगे लेके जाते और उनकी टेबल पर रखते थे। लेकिन गांधी जी जब राजनीति में आते हैं तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो कि एक निष्क्रिय सी प्रार्थना पत्र देने वाले नेताओं की संस्था थी, उस संस्था को उन्होंने एक प्रभावशाली जन समूह की शक्तिशाली संस्था में बदल दिया था। ये महात्मा गांधी जी की व्यक्तिगत योग्यता थी। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 यानी कि 1869 को पोरबंदर, जो कि गुजरात में है, वहाँ हुआ था। उनके पिता करमचंद गांधी पोरबंदर राज्य के दीवान थे, जो अपनी ईमानदारी के लिए काठियावाड़ की छोटी रियासतों में बड़े विख्यात थे। उनकी माता एक साधु प्रकृति और अत्यंत धार्मिक महिला थी। 1876 में वे अपने माता पिता के साथ राजकोट चले गए। वहीं उनकी प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ हुई। 1881 में उन्होंने हाई स्कूल में प्रवेश किया और इसके 2 वर्ष उपरांत ही वे कस्तूरबा बाई के साथ विवाह सूत्र में बंध गए। 1884-85 का वर्ष एक साधारण लड़का या एक साधारण व्यक्ति प्रमाणित करने वाला सिद्ध हुआ उनके लिए। इस साल वे कुसंगति में पड़ गए। उन्होंने चोरी भी की, मांस भी खाया, मीट, नॉनवेज, जो कि उनके परिवार में नहीं खाया जाता था।
ऐसा एक मित्र की संगति के कारण हुआ। परंतु वे अपने इन दोषों को अपने माता पिता से नहीं छुपा सके और अंत में उनसे क्षमा प्रार्थना करके उन्होंने इन दोषों को छोड़ दिया और तभी उनको संतोष मिला। 1887 में उन्होंने मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की और भावनगर के सामलदास महाविद्यालय में प्रवेश लिया। इस समय तक वे एक साधारण विद्यार्थी ही रहे, परंतु सत्य पर सदा विश्वास रहा। महाविद्यालय में शिक्षा पूर्ण करने से पूर्व ही वे अपने परिवार का आर्थिक अवस्था सुधारने तथा प्रशासकीय सेवा की पारंपरिक परंपरा का निर्वाह करने की दृष्टि से कानून का अध्ययन करने के लिए इंग्लैंड चले गए। इंग्लैंड में भी वे शाकाहारी बने क्योंकि अपनी माताजी को वचन दे के आए थे। परंतु पाश्चात्य सभ्यता को उन्होंने अपनाया, उस प्रकार के वस्त्र पहनने लगे, संगीत सुनने लगे वो, लेकिन अपना खान पान और आचार विचार यानी संस्कृति से वे भारतीय रहे, सभ्यता से वे पाश्चात्य हो गए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उस प्रकार का वो उन्होंने अपना वस्त्र धारण कर लिया। अब 1891 में गांधी जी बैरिस्टर बन गए यानी कि वकील बन गए और भारत लौटे। राजकोट तथा बंबई में उन्होंने अपनी वकालत प्रारंभ की, परंतु असफल रहे। 1893 में वे एक मुस्लिम व्यापारी जिनकी कंपनी का नाम था अब्दुल्ला एंड कंपनी, वो उसके वकील बन करके दक्षिण अफ्रीका चले गए। उनके वो जो कंपनी थी उसका एक लीगल एडवाइज़र कहा जाए, उन सब कार्यों को देख रेख करने के लिए दक्षिण अफ्रीका के डरबन में वे चले गए और वहाँ का जो नाटाल सुप्रीम कोर्ट था वहाँ एक एडवोकेट के रूप में रजिस्टर्ड हो गए और वो ये पहले भारतीय थे उस सुप्रीम कोर्ट में रजिस्टर्ड होने वाले, वो पहले भारतीय एडवोकेट थे। 1914 तक वे दक्षिण अफ्रीका में रहे। 1914 तक वे दक्षिण अफ्रीका में रहे और दक्षिण अफ्रीका में एक समस्या चल रही थी भारतीयों के साथ। वहाँ जो भारतीय रह रहे थे लंबे समय से अंग्रेज़ों की जातीय भेदभाव की नीति के शिकार थे, लेकिन वे नहीं जानते थे कि उसका विरोध कैसे किया जाए। जातीय भेदभाव की इस नीति का गांधी जी ने प्रतिरोध किया। प्रथम श्रेणी के डिब्बे का टिकट होने के बावजूद उन्हें ट्रेन से उतार दिया गया। जब वो ट्रेन से प्रिटोरिया जा रहे थे, उनके पास फर्स्ट क्लास का जो डिब्बा रेल का उसका टिकट, लेकिन जो वाइट कलर के जो वहाँ के लोग हैं उन्होंने उनका कलर वाइट न होने के कारण यानी गोरा रंग, उनका सफ़ेद रंग नहीं होने के कारण उनको डिब्बे से उतार दिया। होटल में कमरा नहीं मिला, कमरा खाली होते हुए भी उनको जवाब दे दिया गया। वहाँ भी उनका जो स्किन कलर है उसके कारण नहीं हुआ। तो गांधी जी ने प्रिटोरिया में भारतीयों की एक बैठक आयोजित की और उनसे अंग्रेजी अत्याचारों का विरोध करने का उन्होंने अपील किया। गांधी जी ये सब सहन नहीं, उन स्वयं के साथ सब घटित हो गया। वहाँ के लोगों के एक्सपीरियंस उन्होंने सुने, तो गांधी जी ने अब लोगों को लीड किया, अपील किया और कहा कि अंग्रेज़ों का हम विरोध करेंगे। प्रिटोरिया में अपने मुवक्किल का अपने जिसके वो पैरवी करने के लिए गए थे, तो गांधी जी ने स्वदेश लौटने के बारे में ऐसे ही मतलब विचार चल रहा था,
लेकिन वहाँ पर भारतीयों के साथ ऐसा हो रहा था और वो स्वयं भी भारतीयों को अपील कर रहे थे कि विरोध करें। लेकिन अब लीड करने की बात थी। अब वो जो सब लोग हैं वो इस समस्या से पीड़ित तो हैं, लेकिन वो लीडर नहीं है उनमें कोई, तो अब लीड कौन करे। गांधी जी कह रहे हैं कि मुझे अब भारत जाना है, लेकिन तभी एक वहाँ एक मामला हुआ कि भारतीयों को मताधिकार से वंचित करने का मामला उठा और उन पर 3 पाउंड प्रतिवर्ष मतदान टैक्स लगाया गया। भाई आप यदि मतदान करना चाहते हैं तो टैक्स देना पड़ेगा, ये उसके लिए, जबकि बाकी लोगों के लिए ऐसा नहीं था। इस रंग भेद नीति का विरोध करने के लिए गांधी जी महीने भर रुकने के लिए तैयार हो गए थे, उनको लीड करने के लिए तैयार हो गए, किंतु उनका यह रुकना महीनों में नहीं बल्कि वर्षों में बदल गया और 22 वर्ष तक उन्हें दक्षिण अफ्रीका ही रहना पड़ा। 22 वर्ष के बाद वे दक्षिण अफ्रीका से लौट सके। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने सत्याग्रह किए और जो सत्याग्रह आंदोलन किए उनके सकारात्मक परिणाम आए। गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका के संघर्ष की कहानी में इससे पहले दौर में उनका जो वहाँ पे संघर्ष है उसमें पहला दौर हम कहें 1894 से 1906 तक उनकी राजनीतिक गतिविधियां नरम प्रणाली की रहीं, एकदम वो ज्ञापन वाली। इस काल में वे संबद्ध सरकारों को, जो भी वहाँ पे संबंधित सरकारें थीं, उनको ज्ञापन देना, उनको एप्लीकेशन देना भेजते रहे, क्योंकि उनका विश्वास था कि ब्रिटिश सरकार को सच्चाई का पता लगते ही वह इस अन्यायपूर्ण नीति को समाप्त करने की कोशिश करेगी। भारतीयों को संगठित करने के लिए वहाँ उन्होंने कांग्रेस का गठन किया और इंडियन ओपिनियन नामक एक अखबार निकाला। वहाँ गांधी जी ने के जो ये कार्य हैं इससे वहाँ के लोगों में एक उत्साह का वर्धन हुआ, उत्साह का संचार हुआ। 1906 से दक्षिण अफ्रीकी संघर्ष के दूसरे भाग का प्रारंभ होता है। 1894 से 1906 पहला हो गया, 1906 के बाद दूसरा। इस समय तक इन उपनिवेशों की राजनीतिक स्थिति में परिवर्तन हो गया था और उन्हें स्वायत्तता प्राप्त हो गई थी। 1906 के बाद महात्मा गांधी ने एक नई शुरुआत की। यहाँ से मूल गांधीवादी पद्धति का निरूपण हुआ। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में टॉलस्टॉय फार्म और फिनिक्स सेटलमेंट की स्थापना की। यहाँ पर कार्यकर्ताओं को अहिंसा का प्रशिक्षण दिया गया, सत्याग्रह का प्रशिक्षण दिया गया। इसके अंतर्गत विशिष्ट कानूनों का शांतिपूर्ण उल्लंघन, सामूहिक गिरफ्तारियां, हड़ताल और मार्च निकालने की योजनाएं सम्मिलित थीं। इसके समग्र प्रभाव का स्पष्ट दोहरा स्वरूप था, जन सामान्य का उभार, किंतु साथ ही जन गतिविधियों को नेता द्वारा पूर्व निर्धारित सीमाओं तक और सर्वोपरि अहिंसक पद्धतियों तक कड़ाई से सीमित रखना। अब देखिए दोनों बातें चल रही हैं, वो कानून का उल्लंघन भी कर रहे हैं, गिरफ्तारियां भी दे रहे हैं, हड़ताल भी कर रहे हैं, मार्च भी निकाल रहे हैं, लेकिन एक दायरा बना दिया उन्होंने और वो दायरा अहिंसक पद्धतियों को कड़ाई से पालन करना। ये कंडीशनल्स, गांधी जी के जो सारे आंदोलन हैं कंडीशनल कि उसमें अहिंसा रहेगी। 1906 के ट्रांसवाल के पंजीयन अध्यादेश के अनुसार हर भारतीय का रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य हो गया। भारतीयों ने गांधी जी के नेतृत्व में इस कानून को नए मानने का निर्णय किया। इसी बीच सरकार ने एक और कानून बनाया जिसका उद्देश्य था प्रवासी भारतीयों के प्रवेश को रोकना। 2 और मुद्दे थे जिन पर गांधी जी ने अवज्ञा आंदोलन चलाया। पहला, वे विवाह जो ईसाई पद्धति से संपन्न नहीं हुए थे
उन सभी को अवैध घोषित कर